कोशिश करेंगे। दोनों केसेस में हम जिस बात में इंटरेस्टेड है, दोनों केसेस में दे आर अप्लाइंग फोर्स, दोनों केसेस में दे आर अप्लाइंग फोर्स, और इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हो गया? कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट या एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों में से कोई भी लगा रही है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी ऑफ अट्रैक्शन और इट मे बी ऑफ रिपल्शन। सिंपल, ओके। अब जरा बात समझते हैं कि चार्जेस को हम मेजर कैसे करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है, ये नई चीज स्टार्ट हो रही है। तो मेजरिंग की जो यूनिट है, मेजरिंग की जो यूनिट है, मेजरिंग यूनिट ऑफ चार्ज, ये जो यूनिट होती है दिस इज कूलम। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? कूलम। ठीक है, चार्ज किस में मेजर किया जाता है? कूलम्स में। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? यूनिट का सिंबल है कैपिटल सी और चार्ज का सिंबल है कैपिटल क्यू। चार्ज का सिंबल है कैपिटल क्यू। ठीक है, अब जरा दो बातों को रिलेट करने की बात आती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है ये मेजर तो हम कूलम्स में करेंगे, मालूम कैसे पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है? ये मालूम करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमारे पास चार्ज किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो हम कहेंगे सबसे पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ये हमें मालूम पड़ना चाहिए। ये हम यहाँ डिफाइन भी कर लेंगे और याद भी रखेंगे। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। अगर हमें ध्यान है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ये आपको मेमोराइज करना है। दिस यू हैव टू मेमोराइज 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम। ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमें मालूम करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसमें सिर्फ ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ध्यान कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। बाकी सारी चीजें समझने की सब आपको पहले से मालूम था। एट्थ का रिकैप है। एक चार्ज की मेजरिंग की यूनिट क्या थी? कूलम, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से। ठीक है, अब जरा एक बात हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कि चार्ज एक्चुअली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे डेवलप हो रहा है तो कितना डेवलप हो सकता है, किस स्टेप में चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसको हम समझना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इट गेन्स सपोज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? के ऊपर चार्ज कितना होगा? के ऊपर चार्ज होगा 1.6 into 10⁻⁻19 into 1। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, साइन कैसा आ जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो इसके ऊपर चार्ज होगा -2 मल्टीप्लाइड 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर चार्ज होगा -2 into 1.6 into 10⁻⁻19। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज होगा -3 into 1.6 into 10⁻⁻19। यहाँ -3 की जगह -2.5 आ सकता था क्या? -3 की जगह -2.5 आ सकता था क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो 2 लूज होंगे या 3 लूज होंगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो सकते। एन ऑब्जेक्ट कैनॉट लूज और गेन 2.5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ
ये जो चार्ज है -1 मल्टीप्लाइड -2 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड, अगर n इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो चार्ज आएगा ±n इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ये ±n क्या है? नेचुरल नंबर है। n इज व्हाट? नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेचुरल नंबर्स मिला के क्या बनता है? इंटीजर्स। तो हम लोगों ने ये बोला कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने के टाइम जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये क्या था? अमाउंट ऑफ चार्ज Q। तो Q क्या हो सकता है? Q में भी n into E, where n is what? n is integer, n is integer, and E is what? E is charge on one electron. ये किसका माइक ऑन है? ऑफ करो इसको। E is charge on one electron. E is charge on one electron. ये किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है? मुझे बंद करो इसको। आवाज आ रही है म्यूजिक की? Yes. So E is charge on one electron and n is what? n is an integer. तो हम ये ध्यान रखेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को आपकी बुक कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल, it is an integral multiple of charge on one electron. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है, ये जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगी तो नेचुरल नंबर्स में गेन या लूज करेगी। अब वो गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लॉस करेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझा। अब जरा हम बात समझते हैं कि हमारी अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस कहां तक रहता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ये चार्ज है, इट इज चार्ज ऑब्जेक्ट, इट इज व्हाट? चार्ज ऑब्जेक्ट। अब चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इसके ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। हम एक बार को लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हमने इसके ऊपर ले लिया, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके पास अगर मैं कोई भी दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट लाता हूं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी, और ये बी ऑब्जेक्ट इससे थोड़े से डिस्टेंस पे मैं रखता हूं, तो क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? दोनों पास पास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर धीरे धीरे दूर लेकर जाऊं, बी ऑब्जेक्ट मैं धीरे दूर लेकर जाऊं, ऑब्जेक्ट ए को यहीं पे रखूं और बी ऑब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे दूर मूव करता जाऊं, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब बी के ऊपर ए का कोई भी फोर्स एक्ट करना बंद हो जाएगा।
भाई ए की लिमिट है कितनी दूर तक वो फोर्स लगा सकता है। एक लिमिट ऐसी आएगी जब बी के ऊपर ए का कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये जो लिमिट आई, इस डिस्टेंस को हम चारों तरफ पूरे एरिया में देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पे ए रखा हुआ है, बी को मैंने इस डिस्टेंस में मान लिया कि यहां पे इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। अब मैं इसको चारों तरफ एक सर्कल में इस साइड घुमा सकता हूँ, सर्कल में इस साइड घुमा सकता हूँ, सर्कल में इस साइड घुमा सकता हूँ। मींस इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक स्फेरिकल ग्लोब बनेगा। इसके चारों तरफ बनेगा एक स्फेरिकल ग्लोब। जहां तक बी के ऊपर फोर्स लग रहा है उससे दूर ले जाने पे बी पे फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं इस लिमिट से आगे बी को ले जाता हूं तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट पे बी अगर यहां पे है तो बी के ऊपर देयर इज नो फोर्स ड्यू टू ए। इस पोजीशन पे आके बी के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए के कारण नहीं लग रहा। इस लिमिट को, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे रीजन को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से समझ लेंगे इसको। हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट यानी ए के चारों तरफ वो रीजन जिसके अंदर दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस करने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो सकता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रीजन और एरिया अराउंड any charged object, any charged object in which its electrostatic force, gravitational force नहीं, वो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, electrostatic force can be felt by any other charged object। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है किसी भी ऑब्जेक्ट के, चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जिसमें कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें महसूस हो सकता है दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है ये, राइट। इसको नोट कर ले जल्दी से मिटा के, फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाले। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नोट कर लिया, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे। सारी बातें हमारी चार्ज ऑब्जेक्ट में चलेंगे फिलहाल, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले ली ए, और ये है मान लो पॉजिटिवली चार्ज, इट इज ए इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस सर्कल के बाहर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। इस सर्कल के बाहर, इस स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट रखियो, ठीक है, उस चार्ज ऑब्जेक्ट पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट है बी, और बी भी पॉजिटिवली चार्ज है, बी भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये प्लेस्ड है एट इंफिनिटी, ये प्लेस्ड है एट
इंफिनिटी। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में अभी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। अगर हम चाहते हैं, इफ वी वांट कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें बी ऑब्जेक्ट को ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बी ऑब्जेक्ट को, जो कि चार्ज है, इसको ए के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रिंग आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? हम बी को उठा के मूव करा के ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, और इसको यहां से इंफिनिटी से लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने लास्ट ईयर यही तो बोला था, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो वो क्वांटिटी क्या बनती है? वर्क डन। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन किया जा रहा है, वापस सुन लो इसको, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन पर वो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको इंफिनिटी से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझ लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit positive charge. Unit means 1 कूलम, यूनिट का मीनिंग कितना है? 1 कूलम पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ब्रिंग इट, कहां से लेके आ रहे हैं हम? तो ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से ब्रिंग कर रहे हैं। कहां ब्रिंग कर रहे हैं? टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? हुज इलेक्ट्रिक फील्ड? इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ another charged particle, to the electric field of another charged particle. ठीक है, अगर हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से ब्रिंग करके किसी ऑब्जेक्ट, दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लेके आने के लिए जितना वर्क डन कर रहे हैं पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से। अब डिफाइन कैसे किया हमने? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन का सिंबल क्या दिया था हमने? कैपिटल W। चार्ज का सिंबल क्या था? Q। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? V इक्वल्स W अपॉन Q, V इक्वल्स W अपॉन Q। यूनिट वैसे हम निकालेंगे तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम तो एक यूनिट बनी, जूल पर कूलम तो बनी एक यूनिट। और इसको हम डिफाइन करते हैं, हमने एक्चुअली ऐसा ही यूनिट के अंदर
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दिया है वोल्ट, इसको हमने नाम क्या दिया है, वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट इज 1 जूल्स पर कूलम, 1 वोल्ट इज 1 जूल्स पर कूलम। तो अगर आपसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार बोर्ड में, डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या चीज, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। तो अगर आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप क्या डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल्स वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to a point in electric field ठीक है, then 1 volt is its electric potential, then 1 volt is its electric पोटेंशियल। क्लियर है बात? हम लोगों ने क्या बोला, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, we'll define 1 volt electric potential as if 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point in electric field of another charged object, then the electric potential is said to be 1 volt। सिंपल है ये बात, क्लियर है? 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, अगर 1 जूल वर्क किया जा रहा है 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लाने के लिए, ताकि वो दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्ट कर पाए। क्लियर है? ये नोट कर लें, इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। हो गया नोट? चलिए क्लियर है सभी को? अभी जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने लिया एक चार्ज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी हुई थी, उसको हम दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारा ना तो चार्ज ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ना इंफिनिटी इसमें काम में आएगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे काम में आएगा एक कंडक्टर, इसमें हमारे काम में आएगा कंडक्टर। ठीक है, अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक सेंस क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। मान लो इस कंडक्टर के 2 एंड्स हैं, एक एंड को मैंने नाम दे दिया ए और दूसरे एंड को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, एंड ए के ऊपर चार्ज है मान लो 10 कूलम और एंड बी के ऊपर चार्ज है 30 कूलम। सकता हूं एंड बी का चार्ज ज्यादा है, यानी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, और पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कम है और यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। अब यहाँ क्या होगा, बी पॉइंट से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। चार्ज की आदत होती है बैलेंस करने की, कंडक्टर है, एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी पॉइंट से चार्ज फ्लो करेगा टुवर्ड्स पॉइंट, उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। और वो जो होगा फॉर मूविंग यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर,
उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग unit positive charge at 1 end to other end of the conductor. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमने किसको कंसिडर किया? हमने कंसिडर किया एक कंडक्टर को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो किसमें करेगी? एयर में नहीं करेगी, मीडियम में नहीं करेगी, इट विल बी फ्लोइंग इन कंडक्टर। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द बेसिक कंसेप्ट जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये है किसी भी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चार्ज के फ्लो करने में, चार्ज के मोशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम in moving it from one end to the other end of a conductor is defined as electric potential difference. ठीक है, it is defined as electric potential difference. बहुत सारे लोग इसको EMF से भी कंफ्यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट वो अलग चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी सी अलग चीज है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, so what is electric potential difference? The amount of work done per unit positive charge in moving it from one end to the other end of the conductor. इसके लिए हमारी बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका भी फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V will be equal to work done per unit positive charge. Work done per unit positive charge. फॉर्मूला हमारे पास है W/Q। तो फिर यूनिट भी इसकी क्या बनेगी? ऐसा यूनिट इसके वही सेम रहेगी, वोल्ट। बट ये अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकेली बात करते हैं, अकेले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई इंफिनिटी से एक चार्ज ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में, कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल है, ये क्लियर है? यहां पे अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, ये नोट कर लिया? मिटा दूं इसको? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। हाउ शैल वी डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे इफ 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb charge from of conductor to other end, then
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड मनीष सर 2 minutes left. हाँ सर, बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट. क्लियर है ये? तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने खास तौर से जो बात समझी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. यहां से बेसिकली आपके चैप्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग होती है. बाकी सारा कंसेप्ट आपका 8th का रिवीजन था. उसके अलावा जो नया टॉपिक आया आज हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो ये तीनों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह लर्न कर लेनी है. क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट आज में? किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करके बोलो. किसी को किसी चीज में डाउट आज? नो सर. ओके, कोई कंफ्यूजन? नो सर. क्लियर है? इतना ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद करनी है. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या? सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. दूसरी याद करनी है 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. तीसरी याद करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की. और चौथी याद करनी है 1 वोल्ट